हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज और आज हम करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का लेसन केमिस्ट्री के अंदर। सेकंड लेक्चर इट विल बी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। लेट्स स्टार्ट द लेसन। इंटरनल एनर्जी द फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ बेसिक टर्म्स टर्मिनोलॉजी की थी, उसके अंदर एक इंटरनल एनर्जी वर्ड भी आया था, है ना। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, अब हम उसको अच्छे से थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। तो इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है यू से। ठीक है, यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई। ठीक है, और ये इक्वल क्या होती है? एनर्जी ऑफ, ये आप कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, है ना, प्लस हीट एनर्जी, है ना। हीट को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशनल होगी रोटेशनल एनर्जी, है ना। ठीक है, प्लस न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी। तो इस तरह से जितनी भी एनर्जी एसोसिएटेड विद द मैटर या जो भी चीज आपके पास है, वो सभी एनर्जीज का टोटल सम जो होता है वो होता है इंटरनल एनर्जी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू और ई, generally represented by u, but sometime it is also represented by e. That's it. But ध्यान देने वाली बात क्या है कि u या e को हम निकाल ही नहीं सकते। वी कांट फाइंड द इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली। हम किसी भी मैटर की सारी इंटरनल एनर्जीज को नहीं निकाल सकते हैं। देन व्हाई दिस इज हियर? हम इसका चेंज निकाल सकते हैं, कितना चेंज हुआ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन ई या यू कह सकते हैं, दैट कैन बी फाइंडेड। तो इसको आप निकाल सकते हो, ई या यू, ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हम नहीं निकाल सकते, ये फाइंड नहीं हो सकता। ये समझ में आ गया इंटरनल एनर्जी क्या है सभी को? बोल भी सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, डोंट वरी। ठीक है, सबको समझ में आया बेटा? यस सर। यस, ओके। तो देखिए अब इन्होंने जो डेफिनेशन दे रखी है वो डेफिनेशन बहुत अच्छी नहीं है। जो मैंने आपको बताया है दैट इज द रियल डेफिनेशन कि सभी एनर्जीज का सम, सभी एनर्जीज कौन सी होती हैं? मैटर की सभी इंटरनल सभी टोटल एनर्जीज का सम जो होता है वो इंटरनल एनर्जी होता है। कौन सी? काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, सब तरह की जितनी भी एनर्जीज हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, सब तरह की एनर्जीज का टोटल सम जो होता है वो इंटरनल एनर्जी होता है। द इंटरनल एंड एनर्जी फ्रॉम इनहेरेंट इन वेरी इन एवरी सिस्टम। इनहेरिट का मतलब क्या होता है? उसमें पैतृक संपत्ति होती है ना, जिसको बोलते हैं जायदाद है, पिछली जायदाद, है ना, पैतृक संपत्ति। तो ये कुछ वैसा ही है कि एटम को उसके बनने के साथ में जो भी जितनी भी टाइप की एनर्जियां मिली हैं वो सब एनर्जीज का सम जो होता है वो इंटरनल एनर्जी होता है। तो आप इसे सीधी लाइन में भी लिख सकते हैं, इनहेरेंट वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। in some system in every system is the internal energy which arises from the molecular state of the motion of the matter। symbol u है, used to the internal energy and unit होगा जूल। एनर्जी का जो यूनिट होता है वही इसका यूनिट होगा। क्लियर है? चलिए, इंटरनल एनर्जी समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट इंटरनल एनर्जी के बाद में अब आपको मैं एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करवा देता हूँ, डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, कैसे आप चेंज को निकाल सकते हैं? एक तो आप किसी चीज को हीट दे दो, है ना, गर्म कर दो। दूसरा, आप क्या करो? वर्क डन करो। ये दो चीजें हैं जिससे किसी चीज की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, जनरली बढ़ाया या घटाया जा सकता है। क्लियर है? तो इंटरनल एनर्जी को चेंज को कैसे कर सकते हैं हम? हीट देकर या हीट उससे वापस लेके, वर्क डन करके या वर्क डन उसके ऊपर करवा के हीट एनर्जी को, सॉरी, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। समझ में आ गया? यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो डेल्टा यू जो है वो इक्वल होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। ये दो ही चीजें हैं जिससे आप इंटरनल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस वन इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये सबको समझ में आ गया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यू इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू। यस सर। यस सर। ठीक है, सिंपल सा है, सीधा फॉर्मूला है, नथिंग स्पेशल इन इट। आपको ये फॉर्मूला लर्न रखना है और आपके पास डीपीपी आएगी जिसके अंदर आपके क्वेश्चंस होंगे, तो वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, सीधी लाइन में दिया होगा
कि कोई सिस्टम था, उसको हमने 10 जूल हीट दे दी, ठीक है, और 5 जूल उसके ऊपर वर्क डन कर दिया, तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बताइए, तो 15 हो जाएगी। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि हमने 10 जूल हीट दी और 5 जूल सिस्टम ने वर्क डन हमारे ऊपर किया, ठीक है, हमारे ऊपर वर्क डन किया, हमने नहीं किया, हमने उसको कुछ नहीं दिया, वो हमें दे रहा है, वर्क डन हमारे ऊपर किया तो माइनस हो गया ना, उसकी एनर्जी कम हो गई, सिंपल है ना। तो अब क्या होगा, टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज 5 जूल होगा, 10 जूल मिली थी, 5 जूल वापस दे दी तो 5 जूल रह गया। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको डीपीपी में मिलेंगे, ठीक है, तो उनको जरूर करना है, वरना आप ये भूल जाओगे, और इसका एप्लीकेशन पार्ट तो जरूर याद करना है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं जरा। जीरोथ ला, एक और ला है, ये ला ना एक्चुअल में फर्स्ट ला, सेकंड ला, थर्ड ला के बाद में आया जीरोथ ला। बाद में साइंटिस्टों को याद आया, अरे एक ला तो रहेगी, अब उसका नाम फर्स्ट ला थोड़ा रख देंगे, फर्स्ट ला तो रख चुके हैं, सेकंड थर्ड भी रख चुके हैं, बट ये सबसे शुरू वाला ला था, है ना। तो इसका नाम है जीरोथ, जीरो वाला ला, ठीक है। और इस ला की कोई बहुत बड़ी अहमियत भी नहीं है, बकवास ला है ये, ठीक है। कैसे बकवास है, सोचिए जरा, मैं आपको बताता हूँ। वो कह रहा है कि कोई ये आपके पास ए चीज है, ए, ठीक है, इस ए चीज का टेम्परेचर जो है वो सी के इक्वल है। सी कोई आपके पास चीज है जिसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस के बराबर है ए का टेम्परेचर। फिर कोई बी चीज है, बी का टेम्परेचर भी सी के बराबर है, ठीक है। तो जीरोथला कहता है कि अगर ए का टेम्परेचर सी के बराबर है, बी का टेम्परेचर भी सी के बराबर है, तो ए और बी का टेम्परेचर इक्वल होगा। नई बात समझ में आई? कितनी नई है, सोचो, पता था आपको ये बात? वाकई बहुत नहीं है। है ना, ये किसी को नहीं पता होगा, बट जीरोथ ने बताया तो इसलिए मुझे भी पता लगा, अच्छा ऐसा है। तो ए और बी का टेम्परेचर इक्वल होगा, देन इट इज सेइंग दैट ए इक्वल टू बी, इनका टेम्परेचर इक्वल होगा अगर ऐसी कंडीशन आती है। तो ए का टेम्परेचर सी के इक्वल है, बी का टेम्परेचर सी के इक्वल है, तो ए और बी का टेम्परेचर भी आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ जो इन्होंने देर की डेफिनेशन, उसके अंदर और टेम्परेचर की जगह पर थर्मल इक्विलिब्रियम नाम लिखा हुआ है, तो एक ही बात है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब, थर्म का मतलब हीट है, हीट बराबर है सबकी, है ना। तो मतलब टेम्परेचर बराबर है, हीट को टेम्परेचर से तो मेजर करते हैं, तो टेम्परेचर ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी, ए और बी सी के टेम्परेचर के बराबर है, देन ए एंड बी आल्सो हैज थर्मल, तो ए और बी का टेम्परेचर इक्वल होगा, दैट इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है बेटा, सिंपल है। बट याद रखना है, ऐसा नहीं कि इसको भूल जाओ, कहीं आ गया पेपर में कि जीरोथ लॉ क्या होता है, बहुत आसान है, तो हम कई बार भूल जाते हैं चीजों को, तो माइंड में जरूर रखना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हीट, अब हीट क्या होती है भाई, हॉटनेस या कोल्डनेस को हीट बोलते हैं, ठीक है, हॉटनेस और कोल्डनेस, ये होती है हीट। हीट इज द हॉटनेस और कोल्डनेस। वाई कोल्डनेस? अब देखो, हमारे लिए गर्म कौन सी चीज है, जो हमारी बॉडी टेम्परेचर से गर्म हो, हम उसको टच करते हैं, अरे ये तो गर्म है। हमारे लिए ठंडी कौन सी चीज है, जो हमारी बॉडी टेम्परेचर से कम हो, तो हम उसको जब टच करते हैं, अरे ये तो ठंडा है ना। तो हम गर्म सिर्फ उसको बोलते हैं, तो क्या और ज्यादा ठंडी चीज हो या और ज्यादा गर्म हो, तो हॉटनेस और कोल्डनेस, तो ठंडी चीज से भी कोई ज्यादा ठंडी हो, है ना। एक चीज का टेम्परेचर है 10 डिग्री, दूसरी चीज का टेम्परेचर है 15 डिग्री, तो गर्म कौन सा है, 15 डिग्री वाला गर्म है, बट हमारे हिसाब से तो दोनों ठंडे हैं। तो हमसे ठंडा, इसका मतलब ये नहीं कि वो ठंडा ही होगा, वो गर्म हो सकता है किसी दूसरे के मुकाबले, वो हीट अप हो सकता है। तो इसलिए हॉटनेस और कोल्डनेस वर्ड यूज किए गए हैं, गर्म और ठंडा, उसका उसको बोलते हैं हीट, ठीक है। हीट क्या है, किसी चीज की गर्माहट या किसी चीज की कोल्डनेस को हीट बोला जाता है, क्योंकि कितना गर्म है या कितना ठंडा है ना। और उसको मेजर कैसे करते हैं, टेम्परेचर के डिफरेंस से मेजर किया जाता है। तो यहाँ वो भी लिखा हुआ है, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग, तो टेम्परेचर डिफरेंस से ही आप इसको निकाल सकते हो। तो हीट होता क्या है भाई, जनरली पहले हीट के बारे में बताते हैं कि हीट भी एनर्जी की ही फॉर्म है ना, और इसका यूनिट भी जूल होता है, एनर्जी ही होता है हीट, ठीक है, और यूनिट जूल होता है, ये याद रख लेना, ठीक है। बट हीट भी जैसे पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, तो सारी हैं तो एनर्जी, बट अलग अलग टाइप है। वैसे ही ये भी हीट का एक टाइप है, वन ऑफ द टाइप ऑफ द हीट, दैट इज हीट। हीट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द एनर्जी, दैट इज हीट। कोड दिस गाइड्स, हीट क्या होता है, सबको समझ में आ गया, यस और नॉट? प्लीज टेल मी गाइस ऑन द चैट बॉक्स क्विकली, यस सर। जल्दी, ठीक है। बाकी सबको भी समझ में आ रहा है ना? ओके, ओके, थैंक यू एवरीवन। अब देखिए, अब नीचे इन्होंने कुछ दिखा रखा है, ठीक है, वो क्या है, ये चीज गर्म है,
ठीक है, और लेट मी चेंज द कलर, ये चीज गर्म है और ये चीज ठंडी है। ठीक है, अब ये बता रहा है गर्म है तो टेम्परेचर ज्यादा है, इन बिटवीन है तो टेम्परेचर बीच में है, कोल्ड है तो टेम्परेचर नीचे है, ठंडी है। ठीक है, जस्ट ये आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, नथिंग स्पेशल। तो हीट के बारे में आप लोग अवेयर हैं, इसका सिंबल होता है भाई क्यू, हीट को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू। ठीक है, स्मॉल क्यू, दैट इज क्यू फॉर क्वीन कह सकते हैं, ऐसा कुछ। अब बात आती है हीट कैपेसिटी की। हीट कैपेसिटी क्या चीज होती है, सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, सीधा डेफिनेशन है प्लस फॉर्मूला है, अच्छे से याद करने हैं, इनके ऊपर न्यूमेरिकल होंगे वो अच्छे से सॉल्व करने हैं डीपीपी वाले, वरना ये याद नहीं रहेगा। और भी आगे धीरे धीरे हम थर्मो में बढ़ते जाएंगे आगे, और धीरे धीरे आपके फॉर्मूलाज भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, थर्मो एक बड़ा वाला लेसन है, ध्यान रख लेना। तो देखिए हीट कैपेसिटी क्या होती है भाई, हीट कैपेसिटी, आपने दूध और क्या बोलते हैं इसको, वाटर, दोनों को गर्म किया होगा। दोनों अगर गर्म दूध और गर्म पानी हाथ पर गिर जाए, दोनों में से कौन सा ज्यादा जलन क्रिएट करेगा, कौन सा ज्यादा जलेगा, टेल मी। जलन किससे ज्यादा होने वाली, मिल्क से, आरएन के अकॉर्डिंग मिल्क से। रोशन भी मिल्क बोल रहा है, ठीक है। एंड कोई है पानी वाला भी जिसको लगता है कि पानी से जलन ज्यादा होगी, एनीवन एल्स, नहीं है? सिर्फ दो ही बच्चे आंसर दे रहे हैं। अरे बेटा कोई भी आंसर दो, गलत दोगे तो कौन सा कुछ होने वाला है, मैं आपको सही आंसर बताऊंगा ना फिर। ठीक है, मीनाक्षी ने भी मिल्क बोला, ठीक है बेटा। बॉइलिंग पॉइंट हाई है, किसका बॉइलिंग पॉइंट, हम बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं। हमने कहा दोनों का टेम्परेचर सेम है। मिल्क का टेम्परेचर मान लो 70 डिग्री सेल्सियस है, पानी का टेम्परेचर भी 70 डिग्री सेल्सियस है, दोनों का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है। तो जलन किससे ज्यादा होगी अगर हाथ पर गिर जाए तो, दैट इज द क्वेश्चन। समझ में आया? अभी अगर क्वेश्चन में आंसर में चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं अब बताता हूँ आपको। मिल्क से जलन ज्यादा होगी। अब बात आती है दोनों का टेम्परेचर सेम है, फिर एक से जलन ज्यादा कैसे हो सकती है, हाउ इट इज पॉसिबल। जब टेम्परेचर बढ़ा रहे थे ना, आप मम्मी पापा से पूछना, वो लोग भी आपके मदर फादर भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि दूध का जला जो होता है ना वो ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है, पानी की बजाय। क्यों होता है? दूध की हीट कैपेसिटी जो है वो पानी के मुकाबले कम होती है या ज्यादा होती है, इसका आंसर आप मेरे को खुद देना, मैं आपको इसको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। जब दूध को गर्म किया जाता है, तो मान लो कि मैंने 10 मिनट बर्नर चलाया, दूध का टेम्परेचर हो गया 10 मिनट के अंदर, मैंने थोड़ा सा दूध लिया था आधा लीटर, 10 मिनट के अंदर उसका टेम्परेचर हो गया 70 डिग्री सेल्सियस। मैंने पानी को गर्म किया, पानी को 10 मिनट तक गर्म किया, और पानी का टेम्परेचर जो है वो 10 मिनट के अंदर वो पहुंच गया 75 डिग्री सेल्सियस। दोनों सेम अमाउंट थे, ध्यान देना व्हाट आई एम सेइंग गाइस, दोनों सेम अमाउंट थे, दोनों को गर्म किया जा रहा है। ठीक है, दोनों का बर्नर भी सेम था। ठीक है, एक का टेम्परेचर हुआ 70 डिग्री, एक का हुआ 75 डिग्री। हाउ? अगर मैं दूध का टेम्परेचर भी, अब जरा मैं लिख देता हूँ इसको थोड़ा आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 70 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो था, वाटर है 75 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, 75 डिग्री सेल्सियस पर है वाटर। ठीक है, बर्नर 10 ही मिनट चला है, 70 डिग्री सेल्सियस पर के ऊपर है मिल्क, बर्नर इसका भी 10 ही मिनट चला, दोनों का बर्नर 10-10 मिनट ही चला, ज्यादा देर नहीं चला, है ना? तो मिल्क का टेम्परेचर कम क्यों है? क्योंकि कुछ हीट मिल्क खा गया, उसकी कैपेसिटी थी हीट को सहन करने की, उसने थर्मामीटर में दिखाई ही नहीं दी वो हीट, उसने अपने अंदर ही हजम कर गया, थर्मामीटर में दिखाई नहीं दे रही हीट। तो क्या दूध गर्म नहीं हुआ क्या? दूध तो 75 डिग्री सेल्सियस तक की गर्म हुआ था, हीट तो उसको उतना ही, हीट का अमाउंट बराबर मिला है, बट टेम्परेचर ने, मेजरिंग स्केल ने उसको उतना नहीं दिखाया, क्योंकि वो अंदर ही हजम कर गया उसको, वो थर्मामीटर में नहीं नजर आ रही। इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर अगर ये दोनों सेम गर्म है, अब इनकी गर्मी एकदम सेम है, दोनों की हॉटनेस अब बराबर है। ठीक है, अगर दोनों 75 डिग्री सेल्सियस हो दोनों, तो कौन सा ज्यादा गर्म होगा? अब समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग, कौन सा ज्यादा गर्म होगा? पता लगा बेटा, कौन सा ज्यादा गर्म होगा, मिल्क और वाटर, जबकि दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो मिल्क ज्यादा गर्म होगा। तो इसका मतलब क्या है, हीट कैपेसिटी किसकी ज्यादा है? अब मेरे को आप लोग बताओ।
वाटर की या मिल्क की? एग्जाम्पल हम दे चुके हैं। टेल मी गाइस, हीट कैपेसिटी किसकी ज्यादा है? आशुतोष, ठीक है बेटा, मैं बताता हूँ, रिपीट करता हूँ। देखिए, मिल्क है, ठीक है, ओके आर्यन बेटा। देखो क्या है, मैंने क्या बोला कि मैंने 10 मिनट बर्नर चलाया, दूध को गर्म किया, और 10 मिनट बर्नर चलाया, पानी को गर्म किया, अमाउंट लिया, लेकिन दोनों का टेम्परेचर अलग अलग आ रहा था। दूध का टेम्परेचर 70 डिग्री, पानी का 75। अमाउंट सेम है, बर्नर सेम है, हीट भी सेम दी है, फिर टेम्परेचर में डिफरेंस क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर जो है वो हीट को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा, मिल्क की हीट को। मिल्क का टेम्परेचर भी 75 होना चाहिए था, लेकिन मिल्क के मोलिक्यूल्स ने कुछ टेम्परेचर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रखा है, उनके अंदरूनी हिस्सों में चला गया, वो थर्मामीटर में दिखाई नहीं दे रहा, उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। समझ में आ गया? मिल्क की हीट कैपेसिटी ज्यादा है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देते हैं, वो क्या है? हीट कैपेसिटी जो है वो वक्त के साथ, टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट कैपेसिटी हो सकता है किसी सब्सटेंस की कम हो जाए, किसी दूसरे की बढ़ जाए। कैसे? एग्जांपल देता हूं, आप लोग मेरे को आंसर दीजिएगा। ठीक है, ओके बेटा आशुतोष, अब आप लोग मेरे को एग्जांपल दीजिए, आंसर दीजिएगा। आपके पास में चेयर है दो, एक है लोहे की, एक है प्लास्टिक की, सरफेस एरिया सेम है, वेट भी दोनों का सेम है, मास दोनों का सेम है, सरफेस एरिया सेम है, बनावट सेम है, सब कुछ सेम है। आपने दोनों चेयर्स को कहां रख दिया? छत पे रख दिया। गर्मियों में, जून जुलाई वाली गर्मी में, छत के ऊपर दोनों चेयर्स को रख दिया। दोनों चेयर छत के ऊपर पड़ी हुई हैं। अब आप लोग मुझे बताइए कि कौन सी चेयर ज्यादा गर्म होगी और कौन सी कम गर्म होगी? अगर मैं बोलूं कि हाथ रखना भी आपको, कौन सी चेयर पर 5 मिनट तक हाथ रखने की आपकी कैपेसिटी ज्यादा होगी? बताइए जरा। यस गाइस, टेल मी। आयरन के पास में ज्यादा गर्मी होगी, ठीक है। रोशन कह रहा रिपीट करो बेटा। आपके पास दो चेयर्स हैं, लोहे की है एक प्लास्टिक की है, दोनों को छत पे रख दिया, सेम वेट सेम सरफेस एरिया, छत पे रख दिया। 1 घंटे बाद गर्मियों के दिनों में कौन सी चेयर की हीट ज्यादा गर्म होगी? आयरन ज्यादा गर्म होगा, है ना? सिंपल है, प्लास्टिक कम होगा। तो हीट कैपेसिटी यानी टेम्परेचर आयरन ने दिखा दिया, प्लास्टिक ने नहीं दिखाया, इसका मतलब हीट कैपेसिटी किसकी ज्यादा है? ओके बेटा, हीट कैपेसिटी किसकी ज्यादा है? किसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर और टेम्परेचर नहीं शो किया? आयरन की नहीं बेटा, वो तो टेम्परेचर दिखा रहा है। प्लास्टिक ने तो टेम्परेचर दिखाया ही नहीं ना। हाँ प्लास्टिक, यस, समझ गए, प्लास्टिक टेम्परेचर नहीं शो कर रहा है। क्लियर है? हीट कैपेसिटी। अब मैं यही सेम एग्जांपल ले रहा हूं, वो जो दोनों चेयर्स थी, मैंने अब क्या किया, दोनों चेयर्स को कि उनकी एक लेग काट ली, एक एक लेग, ठीक है। और मैंने लोहे को गर्म किया 300 डिग्री सेल्सियस पर, प्लास्टिक को भी गर्म किया 300 डिग्री सेल्सियस पर। और फिर मैं आपको बोल रहा हूं, जैसे तवे पर आप लोग खाना बनाते हैं ना, मम्मियां हमारी खाना बनाती है, तो तवे के ऊपर उंगली टच करके वापस उठानी है, तवा कितना भी गर्म हो, ठीक है, फिंगर को टच करके आप वापस उठा सकते हैं, जलेगी नहीं। समझ रहे हो ना? वैसे ही मैंने 300 डिग्री सेल्सियस पर लोहे की चेयर वाली लेग को गर्म किया और सेम प्लास्टिक की चेयर वाली लेग को गर्म किया। अब बताओ आप किसको फिंगर टच करके वापस उठाना पसंद करोगे? समझो जरा। आयरन को, क्योंकि प्लास्टिक तो ना अब आपको आपकी उंगली के साथ चिपक ही जाएगा और वो उंगली को उधेड़ देगा, प्लास्टिक ज्यादा गर्म हो जाएगा, है ना? प्लास्टिक ज्यादा गर्म हो जाएगा। हाई टेम्परेचर पर प्लास्टिक की हीट कैपेसिटी कम हो गई, लोहे की हीट कैपेसिटी बढ़ गई। समझ में आ गई ये बात? यस और नोट प्लीज टेल मी गाइस। हाई टेम्परेचर पर प्लास्टिक के साथ उल्टा हो गया, पहले प्लास्टिक की हीट कैपेसिटी ज्यादा थी, लोहे की कम थी, लो टेम्परेचर पर हाई टेम्परेचर पर उल्टा हो गया। क्लियर है? सभी को आ गया? इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर को वेरी करने पर हीट कैपेसिटी वेरी होती है, वो कम या ज्यादा हो सकती है, डिपेंडेंट ऑन द सब्सटेंस विच वी आर एक्सपेरिमेंटल, विच वी आर टेकन एज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो जिसको हमने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया था, उस सब्सटेंस की अलग अलग टेम्परेचर पर हीट कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है, सिंपल चीज। ठीक है, तो ये होती है हीट कैपेसिटी। अब जरा इसको मैथमेटिकली या जो हमारी केमिस्ट्री के अंदर यूज हो रहा है उसके हिसाब से देखते हैं। तो हीट कैपेसिटी क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर
1 डिग्री अंडर द गिवन प्रोसेस। अब यहाँ इसने ना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर कहा है, तो मान लो मैं आपको कहूँ कि आपके पास में 1 किलो पानी है और एक दूसरे स्टूडेंट के पास 10 किलो पानी है, और आप उसको 1 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं। 1 किलो पानी का टेम्परेचर बढ़ाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, 10 किलो वाले में ज्यादा लगेगी ना। तो यहाँ इसने अमाउंट बताया नहीं है, तो इसको बोलते हैं ये रा रा वाली कच्चे वाली हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन दे रहा है, ये अच्छी वाली नहीं है। हम 2 डेफिनेशन और करेंगे इससे बेटर, ठीक है, क्योंकि इसने अभी अमाउंट स्पेसिफाई नहीं किया है कि कितने अमाउंट का लेना है। खैर फिर भी डेफिनेशन यही है, हीट कैपेसिटी हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम सिंपल बोल सकते हैं हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट कैपेसिटी जो है सॉरी चेंज इन क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन टेम्परेचर। हीट में जो बदलाव करेंगे वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ जाएगी ना, हीट ज्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर ज्यादा पर कम टेम्परेचर है तो हीट कम होगी, है ना। हीट में चेंज करेंगे तो टेम्परेचर में चेंज होगा, सीधी सी बात ये है, ठीक है, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। लेकिन हीट में चेंज करने पर टेम्परेचर में कितना चेंज होगा ये एक सी पर डिपेंड करता है, सी इज कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। ये जो सी है यही हीट कैपेसिटी है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी हीट कैपेसिटी होती है, तो मैंने हीट दी तो टेम्परेचर चेंज हो गया, हीट दी पानी को टेम्परेचर चेंज हो गया, हीट दी मिल्क को टेम्परेचर चेंज हो गया। लेकिन पानी के केस में तो टेम्परेचर 75 पहुंच गया था, और मिल्क के केस में टेम्परेचर 70 डिग्री पर ही था, यानी 5 डिग्री कम था। हीट तो दोनों को बराबर दी थी, तो इसका मतलब हीट कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, मिल्क की। इसीलिए मिल्क ऊपर से टेम्परेचर थर्मामीटर में भले वो 70 दिखा रहा है पर अंदर से वो 75 है ना। वो कहते हैं ना, जो लोग कई लोग होते हैं जितने ऊपर दिखाई दे रहे हैं ना उतने ही जमीन के अंदर होते हैं, डबल होता है उनका साइज। ये मिल्क भी ऐसा ही है, हीट कैपेसिटी ऐसी है कि कैपेसिटी इसकी ज्यादा है, इसलिए जितना ये दिख रहा है ना उससे कहीं ज्यादा गर्म है। समझ गए बेटा, सिंपल वर्ड्स में जितना ये दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गर्म है, दैट इज हीट कैपेसिटी। क्लियर है। तो यहाँ हीट कैपेसिटी, अब देखो तो ये आ गया सीधा, तो अगर मैं यहाँ सी की वैल्यू निकालूं तो भाई सी की क्यू की वैल्यू डायरेक्ट आ गई, ठीक है, इक्वल टू ये आ गया, और दैट्स इट। तो ये फॉर्मूला जो है, ये वाला जो फॉर्मूला है क्यू टी इक्वल सी डी टी, ये तो ये रहा। और ये डेल्टा क्यों लगा रखा है मैंने, उन्होंने डी लगा रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नीचे वाले में हम डेल्टा लगा देते हैं, बस बात खत्म। ठीक है, तो ये आपका सीधा हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला बन गया, समझ में आ गया सभी को। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला, डेरिवेशन भी क्लियर होगी होगी, ये 2 स्टेप की डेरिवेशन है, कुछ नहीं है, ठीक है। जो सामने फॉर्मूले लिख रहे हैं वो भी एक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बता दीजिए दोबारा, मैथमेटिकल, ठीक है। सुनो बेटा, देखो क्या है, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो हीट बढ़ जाएगी, डेल्टा क्यू इक्वल डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीट बढ़ रही है, या यूं कहिए अगर मैं हीट को बढ़ा देता हूं तो किसी भी चीज का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इक्वल लगाने के लिए कांस्टेंट लगा दिया, दैट इज सी। हीट कैपेसिटी यही होती है, सी हीट कैपेसिटी। तो यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगी, लेकिन टेम्परेचर से कुछ मल्टीपल में। सबकी हीट बराबर नहीं बढ़ती है कि सबका बराबर बढ़ेगा, कि आपने 10 मिनट बर्नर चला दिया तो पानी 1 kg था, लोहा 1 किलो था, ठीक है, और कह सकते हो मिल्क 1 किलो था, शहद 1 किलो था, सबको हमने 10-10 मिनट के लिए बर्नर पे गर्म किया, लेकिन सभी का टेम्परेचर अलग अलग आया। यही हीट कैपेसिटी है, यही कांस्टेंट की वजह से अलग अलग आता है, सबका कांस्टेंट अलग अलग होता है, ठीक है। हीट सबको बराबर दी लेकिन कांस्टेंट अलग है, इसलिए टेम्परेचर अलग आएगा सबका। किसी का टेम्परेचर कम बढ़ेगा, किसी का ज्यादा बढ़ेगा, समझ गए, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या होना चाहिए भी, एसआई यूनिट देखो क्या होना चाहिए, क्यू। तो सी का एसआई यूनिट अगर मुझे निकालना है, सी सी क्या है, हीट कैपेसिटी है ना, तो इसका एसआई यूनिट क्या निकलेगा, जरा देखो, सी क्या होगा, क्यू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, ये होगा ना सी। इसी फॉर्मूले से अगर मैं सी की वैल्यू निकालता हूं तो सी के यूनिट क्या हो जाएंगे, क्यू क्या होता है एनर्जी, तो आएगा जूल, और टेम्परेचर क्या होता है केल्विन, ये एसआई यूनिट है, जूल पर केल्विन, एसआई यूनिट, ये एसआई यूनिट है, जूल पर केल्विन, समझ में आ गया। उसके अलावा कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर जूल, या जूल पर केल्विन, जूल पर डिग्री सेल्सियस, ऐसा कोई भी यूनिट बना सकते हो, जितने भी हैं। अर्ज भी एनर्जी का यूनिट होता था, अर्ज पर कैलोरी, अर्ज पर सॉरी अर्ज पर डिग्री सेल्सियस, अर्ज पर केल्विन भी बना सकते हो। क्लियर है सभी को यहां तक, यस और नोट, हीट कैपेसिटी क्लियर हो गया। यस गाइस टेल मी, हीट कैपेसिटी क्लियर हो गया सबको। यस सर। ओके
ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हीट कैपेसिटी के बाद एक और आता है मोलर हीट कैपेसिटी, दैट इज सीएम। वो सी था, ये सीएम है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। सीएम क्या होता है? मोलर हीट कैपेसिटी, जो हीट कैपेसिटी थी पर मोल निकालनी अपने को, उसको नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दिया। हीट कैपेसिटी को नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दिया, इनके जो हीट कैपेसिटी उसको नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे तो पर मोल आ जाएगी। एक मोल की हीट कैपेसिटी मैंने निकाला 10 किलो पानी का हीट कैपेसिटी, मुझे चाहिए 1 किलो पानी की हीट कैपेसिटी, तो मैं क्या करूं, 10 से डिवाइड कर दूं, 1 kg की आ जाएगी। समझ गए ना, सिंपल। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दिया, ये मोलर हीट कैपेसिटी है, ये काम की चीज है। पीछे वाली काम की चीज नहीं थी, क्योंकि सभी अमाउंट बदल दोगे तो हीट कैपेसिटी बदल जाएगी। पानी 1 किलो लिया, पानी 10 किलो लिया, है ना। अब 10 किलो का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है और एक किलो पानी का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो हीट किसमें कम लगेगी, 1 kg वाले में कम लगेगी। तो हम कहेंगे लो, पानी की हीट कैपेसिटी बदल रही है बार बार, बट पानी की तो सेम रहनी चाहिए। समझ गया ना बेटा, इसका मतलब वहां कुछ गड़बड़ थी, तो उस फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ थी, वो एन से डिवाइड नहीं था। ठीक है, तो ये सी एम वो क्या है, सी बाय एन है, और यहाँ सी एम जो है वो ये रहा, ये वाला फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा, है ना। अब बात करते हैं सी एम में, मैं सी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। सी क्या था, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और इसके डिवाइड में एन आ चुका है, तो ये आ गया एन। तो ये जो फॉर्मूला बना है, ये फॉर्मूला नंबर 2 है, ये वाला फॉर्मूला। देखो इसमें क्यू निकाल लो आप, क्या आ जाएगा, डेल्टा टी, और एन जो है दूसरी तरफ चला जाएगा, तो एन आ गया, डेल्टा टी आ गया, डी टी आ गया, एक ही बात है, और सी एम आ गया, तीनों चीजें इस तरफ आ गई। समझ में आ गया दूसरा फॉर्मूला। तीसरे फॉर्मूला में उन्होंने कुछ नहीं कर रखा, बस ये डेल्टा टी आ जाएगा, डी की जगह डेल्टा लगा दिया, बस दैट्स इट। क्लियर है सभी को ये बात, फॉर्मूला आ गया समझ में। मोलर हीट कैपेसिटी खत्म, है ना। बोलिए भाई बोलिए, जल्दी सी, किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है, वरना समझ में आ गया तो यस कर दो। यस, थम्स अप, एनीथिंग एल्स, प्लीज टेल मी गाइस। आपके माइक भी ऑन है बेटा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इन्होंने ना एक और चीज दे रखी है थोड़ी सी, इसका यूनिट रह गया, है ना। ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन। देखो अब इसके यूनिट रह गए, तो यूनिट कैसे निकालें, इसी को देख लो, यूनिट अपने आप आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल से डिवाइड किया ना बस, तो इसी इसी से यूनिट निकालो। कैसे, यूनिट क्या रहेगा, क्यू तो था जूल, क्यू से निकल गया जूल, ठीक है, डिवाइड में आ गया टी से टेम्परेचर केल्विन में, और एन क्या होता है, मोल होता है, तो ये मोल आ गया, ये आ गया एसआई यूनिट। ठीक है, जूल पर केल्विन पर मोल, दैट विल बी द एसआई यूनिट। ठीक है, जूल पर केल्विन पर मोल, ये एसआई यूनिट है। ठीक है, तो ऐसा यूनिट भी हो गया। अब यहाँ इन्होंने जो यूनिट दे रखा है जूल पर डिग्री सेल्सियस पर मोल दे रखा है, हमने एसआई यूनिट लगाया है। अब डिग्री सेल्सियस में तो कर ही सकते हैं, केल्विन की जगह डिग्री सेल्सियस कर दिया, बस इतना ही फर्क है। अब ये जो 2 पॉइंट है ना नीचे वाले, ये ध्यान से देखो, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या होना चाहिए इसकी जगह पर, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, तो सीएम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और फिर वी होना चाहिए, सीएम के साथ वी। ठीक है, और ये क्या होना चाहिए, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसके साथ पी होना चाहिए, है ना, ऐसा होना चाहिए। तो एक्चुअल में इन्होंने ये एम को यहां से गायब कर दिया, तो डोंट बी कंफ्यूज। जब हीट कैपेसिटी होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो उसको सी वी लिखते हैं ओनली, ना कि सी एम वी। ठीक है, और ऐसे ही सी पी लिखते हैं, तो ना कि सी एम पी। क्लियर है। तो हीट कैपेसिटी, ये कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर भी हीट कैपेसिटियां होती हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो, प्रेशर कांस्टेंट कर दो, फिर हीट सप्लाई करो। हीट सप्लाई करने के 2 तरीके होते हैं, एक वॉल्यूम कांस्टेंट, एक प्रेशर कांस्टेंट, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेसन में एंथैल्पी जब आएगा तब मैं आपको ये बताऊंगा कि वो क्या होता है ना। तो अभी सिर्फ आपको ये देखना है कि सीवी और सीपी होते हैं, हीट कैपेसिटी के भी 2 तरीके होते हैं। हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम करके मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, हीट दी, और फिर उसकी कैपेसिटी देखी। कांस्टेंट प्रेशर करके मैंने वो किया, क्या बोलते हैं, वो हीट दी, और उसके बाद में उसकी हीट की कैपेसिटी देखी। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर, जब प्रेशर कांस्टेंट था, तब जो हीट कैपेसिटी होती है वो ज्यादा हीट कैपेसिटी होती है एज कम्पेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम के। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, और इसके लिए एक फॉर्मूला बना हुआ है, वो फॉर्मूला है ये रहा, सीपी माइनस सीवी।
ठीक है। Cp कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो हीट दी जाती है हीट कैपेसिटी में, उसको का इक्वल आएगा R। R क्या होता है? गैस कांस्टेंट। ये Cp माइनस Cv का रिलेशन है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, और ये आपको याद रखना है। इसकी डेरिवेशन भी बता रखी है, ठीक है, वो आपकी बुक के अंदर है। आप वहां से अगर करना चाहें तो कर लीजिएगा, नहीं समझ में आई तो मुझसे डाउट क्लास में 10:15 डाउट क्लास होती है, उसके अंदर मैं आपको ये डेरिवेशन करवा सकता हूँ। ठीक है, अभी हम इस क्लास में इसको डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियर है? आसान सी है, क्योंकि सारी चीजें अगर हमें कवर करनी है बेटा, तो कुछ चीजें आपके लिए हम छोड़ सकते हैं कि ये वाली चीज आसान है तो आप कर सकते हो। क्लियर है ये सबको? ये फॉर्मूला याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। Cp माइनस Cv इक्वल R होता है। लिख लिख के देखिए, ऐसे याद नहीं होगा डायरेक्ट फॉर्मूला बताने पर, है ना? क्लियर है सभी को? आगे बढ़ सकते हैं? यस और नॉट प्लीज टेल मी गाइस ऑन द चैट बॉक्स क्विकली। सबको समझ में आ गया बेटा? ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। आगे बढ़ते हैं अब जरा, है ना? Cp माइनस Cv इक्वल R होता है। R गैस कांस्टेंट है, इन दोनों का माइनस कांस्टेंट हीट कैपेसिटी, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखो, हमने मोलर हीट कैपेसिटी तो कर लिया, 1 मोल में आता है, लेकिन एक और है ऐसी, मोल की बजाय अगर ग्राम में सब्सटेंस को मेजर करें तो, यानी कि 1 मोल में कितनी हीट कैपेसिटी किसी सब्सटेंस में 1 डिग्री सेल्सियस, तो अगर मैं वही बोलूं कि टेम्परेचर हीट रिक्वायर्ड heat required to rise the temperature 1 gram of substance by 1 degree Celsius, हीट कैपेसिटी ग्राम के लिए, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करने में कितनी हीट कैपेसिटी लगेगी, वो हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो उसको देखते हैं अब कितनी लगेगी। सही, वही सेम फॉर्मूला है, सी था एस, अब इसको एस बोलते हैं, और वो क्या होगा, जो हीट कैपेसिटी होती है वो पर मोल की जगह अब पर ग्राम आ जाएगी, यानी कि मास से डिवाइड कर देंगे हम, और इन ग्राम, वो ग्राम में होना चाहिए। पहले हमने मोल से डिवाइड किया था इसी को, ठीक है, अब मास से ग्राम डिवाइड कर दिया ग्राम के अंदर, दैट्स इट। ठीक है, तो ये तो है आपका ये पहला फॉर्मूला। अब उसके बाद इसने क्या किया, सी की वैल्यू भर दी, तो सी की वैल्यू भरेंगे तो क्या आएगा, सी क्या था, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। मैं dt नहीं लिख रहा, डिफरेंशिएशन वाला नहीं लिख रहा, लेकिन डेल्टा में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और हमें पता है इसको डेल्टा में रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए, ये बता देता हूं क्लियरली। क्योंकि ज्यादा बड़ा टेम्परेचर का गैप होगा तो हीट कैपेसिटी बदल जाती होती है, ये मैंने आपसे डिस्कस किया था ना, कि हाई टेम्परेचर पर लोहे की हीट कैपेसिटी बढ़ जाएगी, प्लास्टिक की कम हो जाएगी, तो ज्यादा बड़ा गैप होगा तो हीट कैपेसिटी बदल जाती है। बट हम फिर भी आपके कन्वीनियंस के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक, या फिर यूं कहिए ये डेल्टा भी बहुत बड़ा नहीं है, सिंपल आप ये मान सकते हैं। तो इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, इसके यहाँ डिवाइड के अंदर आ जाएगा मल्टीप्लाई में ग्राम, है ना, मास इन ग्राम। समझ में आ गया? तो ये जो है, अब इसी से आप क्यू निकाल सकते हो, ये वाला फॉर्मूला ये है। ठीक है, क्यू निकालिए, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाए, एस इंटू डी टी, एस इंटू डेल्टा टी आ गया, और मास इन ग्राम है तो एम का मतलब मास। ठीक है, तो ये वाला ये फॉर्मूला हो गया, और इसको डी को आप डेल्टा में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये वही वही सेम फॉर्मूला, बस डेल्टा चेंज करके लग रहा है। समझ में आ गया? इसके यूनिट निकालें तो, हमने यूनिट निकालने हैं, तो यूनिट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के यूनिट क्या निकलेंगे, तो ऊपर क्या है, अब इसी फॉर्मूले से अगर मैं यूनिट निकालना चाहूँ, तो ऊपर है जूल, क्यू जूल में होता है, टेम्परेचर केल्विन में होता है, और मास किस में होता है, मास ग्राम में होता है, तो ग्राम आ गया। ये आ गए एस आई यूनिट। ठीक है, एस आई यूनिट। समझ में आ गया सभी को? यस और नोट प्लीज टेल मी गाइस ऑन द चैट बॉक्स। वैसा ही फॉर्मूला है, बस ग्राम में है तो ग्राम से डिवाइड कर दिया। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला सर एक बार आपसे बता दो। याद करेंगे सबसे फिर से बनाओ। ठीक है, देखो, हीट कैपेसिटी, फिर से बताऊं? ठीक है, सुनो फिर, देखो यस हमने सर दोबारा निकालनी है फिर एक बार से स्पेसिफिक बता हीट दो। कैपेसिटी, उसको, ठीक है, हीट कैपेसिटी निकालनी है, तो हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या है, बस वो पर ग्राम होती है, बाकी कुछ नहीं है। हीट कैपेसिटी पर ग्राम, ये आ गया पर ग्राम, हीट कैपेसिटी सी था, पर ग्राम मास इन ग्राम, एम का मतलब मास इन ग्राम। ये आपका पहला फॉर्मूला जो यहाँ लिखा हुआ है वो कवर हो गया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखो हमने क्या किया, सी की वैल्यू कर दी, सी क्या था, हीट कैपेसिटी, क्यू बाई टी था हीट कैपेसिटी।
तो Q/T पुट कर दिया, ये रहा Q/T, है ना। और नीचे मास इन ग्राम था, मास इन ग्राम, ये रहा, हो गया। अब दैट्स इट, ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। बस इसमें Q की वैल्यू निकाल रखी है ना, Q इधर कर दिया और बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ कर दी, ठीक है। और इसी के जब यूनिट निकालोगे तो Q एनर्जी होता है जूल, और T केल्विन होता है, और G जो है, और मास जो है वो G होगा, है ना। तो केल्विन, और ये GM लिख सकते हैं इसको, ग्राम। क्लियर है बेटा? दैट्स इट, नथिंग स्पेशल, ठीक है। तो ये ग्राम हो जाएगा, दैट्स इट। ओके, गॉट इट नाउ? यस सर। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, फर्दर देखते हैं। अब इसी के अंदर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया, इसका यूनिट भी आ गए। अब आता है एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। प्रेशर और वॉल्यूम का वर्क डन करेंगे और इसका एक्सप्रेशन करेंगे, ठीक है। प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन का मतलब है प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ये इक्वल होता है वर्क के। कैसे? यही हम प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। और कौन सा वर्क? एक्सपेंशन का वर्क या कंप्रेशन का। दो तरह का वर्क हो सकता है, एक्सपेंशन और कंप्रेशन, ठीक है। यानी पिस्टन ऊपर उठे या पिस्टन नीचे जाए, तो उसका ज्यादा झंझट नहीं दूंगा मैं आपको, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में सिंपल चीजें करवाऊंगा उसके बारे में, ठीक है। तो ये आपके पास एक पिस्टन है, इस पिस्टन के अंदर अंदर एक गैस भरी हुई है, ठीक है। एक गैस है पिस्टन के अंदर, और सुपोज दैट ये पिस्टन जो है यहां से ऊपर उठा है इतना, ठीक है। चलिए मैं इसको दूसरे पेन से यूज करता हूँ, है ना। ये पिस्टन यहां पर था, यहां से ये ऊपर चला गया, यहां से ये ऊपर चला गया, कितना ऊपर? इतना ऊपर चला गया। ये बात क्लियर है? यानी हुआ क्या, पिस्टन ऊपर गया है, इसका मतलब पिस्टन ने काम किया है, ऊपर की तरफ गया, अपने आप गया है। सराउंडिंग कौन सी है? बाकी की बची हुई सारी सराउंडिंग है, ये सिस्टम है आपका। तो सिस्टम से सराउंडिंग के ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि बाहर जा रहा है पिस्टन। क्लियर है? ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई? फटाफट मेरे साथ कनेक्ट होइए, अपना माइक ऑन रखिए और एक एक करके सभी बोलते रहिए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ध्यान से आपको आनी चाहिए इसमें, वरना मिस हो गया तो सब मिस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये? ओके, ठीक है। अब देखिए पिस्टन ऊपर जा रहा है, इसका मतलब सराउंडिंग पे काम हो रहा है। अब इंपॉर्टेंट बात, नेगेटिव साइन लगेगा या पॉजिटिव साइन लगेगा? पहले तो वर्कडन करेंगे, वर्कडन मैं डिराइव करवाऊंगा डेफिनेटली, बट नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। रिवर्सिबल होगा कि इरिवर्सिबल होगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एक्सपेंशन होगा या कंप्रेशन होगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो 6 वर्ड आ गए, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। उसको हमने कल डिस्कस किया था, जो बहुत छोटा है रिवर्सिबल है, जो बड़ा है इरिवर्सिबल है। क्लियर है? ये बात तो साइड में रखना, ये अलग चीज है। जो छोटा है रिवर्सिबल, छोटा मतलब बहुत छोटा, जिसको मापा ना जा सके, यानी डी लगा होगा उसके आगे, डी, डिफरेंशिएशन वाला डी, डी लगा है तो छोटा है। अगर डेल्टा लगा है, ट्रायंगल वाला साइन है, तो बड़ा चेंज है, इसका मतलब इरिवर्सिबल। या कोई भी अदर साइन लगा हुआ है, डी के अलावा कोई भी अदर साइन लगा हुआ है, तो वो इरिवर्सिबल होगा, और रिवर्सिबल छोटा डी होगा। ये बात क्लियर हुई? छोटा डी, बड़ा डी, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। कल हमने इस पे काफी सारा डिस्कशन किया था, लेकिन आज मैं फिर से, जो बच्चों ने शायद कल की क्लास, मतलब प्रीवियस क्लास, नॉट कल की, मंडे वाली क्लास जिन्होंने नहीं लगाई है, उस उन बच्चों के लिए छोटा डी मतलब रिवर्सिबल, बड़ा डी बड़ा, बाकी उसके अलावा कुछ भी लगा है, डेल्टा लगा तो इरिवर्सिबल। क्लियर है? क्लियर है सबको बेटा? यस सर। ठीक है। अब बात करते हैं कंप्रेशन और एक्सपेंशन के वर्क डन की, ठीक है। कंप्रेस होगा या एक्सपेंड होगा? तो देखो, जब सिस्टम कंप्रेस होता है, अपने आप नहीं होगा, मुझे करना पड़ेगा। व्हाट आई एम, मैं क्या हूं? मैं सिस्टम का पार्ट नहीं हूं, सिस्टम तो पिस्टन है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो मैं क्या हुआ? मैं सराउंडिंग हो गया। सिस्टम वो होता है जिसपे एक्सपेरिमेंट होता है, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं, है ना। फिर भी दोबारा से मैंने ये रिपीट किया कि सिस्टम क्या होता है? जिसपे काम हो रहा है। तो काम तो यहाँ हो रहा है, मतलब जिसपे जिसपे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एक्सपेरिमेंट तो पिस्टन में हो रहा है। तो सिस्टम ये है, सराउंडिंग में हूँ, ठीक है। या आप लोग भी सराउंडिंग है, सब कुछ सराउंडिंग है यूनिवर्स का, इसको छोड़ के सब कुछ सराउंडिंग है। तो पिस्टन को नीचे दबा रहा हूँ, इसका मतलब सराउंडिंग दबा रही है। सराउंडिंग जब भी काम करती है, मतलब मैं दबा रहा हूँ या आप दबा रहे हो, सराउंडिंग खुद को समझो, सीधी सी बात ये है, खुद हम खुद सराउंडिंग है। जब मैंने काम किया, मैंने अपनी एनर्जी दी, तो हमेशा एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी। समझ में आया? जब भी हम काम करेंगे, हम जोर लगा रहे हैं, तो एनर्जी पॉजिटिव होगी, वर्क डन
पॉजिटिव होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? मैंने आपको 4 पैसे दिए तो मेरे को पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। अगर आप मुझे उधारे दे रहे हो, मुझे मिल रहा है, तो नेगेटिव एनर्जी है। किसी को दान देना, डोनेट करना पॉजिटिव होता है। मैंने डोनेट किया, क्या डोनेट किया? वर्क डन डोनेट किया। किसके ऊपर? पिस्टन के ऊपर। तो पिस्टन को डोनेट करना पॉजिटिव होता है। क्लियर है? सराउंडिंग जब भी काम करेगी, सराउंडिंग मतलब हम काम कर रहे हैं, तो हमने कुछ ना कुछ काम किया है, तो हमने अपनी एनर्जी दी है, तो ये पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव। लेकिन अगर हमें एनर्जी मिल रही है, हमारे ऊपर काम हो रहा है, सराउंडिंग पे काम हो रहा है, वो नेगेटिव होता है। पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ गया सबको? यस और नोट? यस सर। अब एक और चीज बताता हूं, कंप्रेशन का वर्क होगा। अब आप मेरे को बताइए, कंप्रेशन का वर्क होगा, पिस्टन नीचे दबाया जा रहा है, तो कौन दबाएगा? मैं कौन हूं? सराउंडिंग। ये आप दबाएंगे, जो भी है, हम सब सराउंडिंग है, तो हमने पिस्टन को नीचे दबाया, तो अब ये पॉजिटिव वर्क होगा कि नेगेटिव? अब आप लोग बताओ। पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। अगर पिस्टन, ओके, अगर पिस्टन ऊपर उठ रहा है, इसका मतलब पिस्टन हमारे ऊपर काम कर रहा है, तो नेगेटिव। तो नेगेटिव। नेगेटिव। क्लियर है? और ऊपर उठेगा तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन। अब इंग्लिश वर्ड भी याद रखना, है ना, क्योंकि इंग्लिश वर्ड वहां यूज होएगा तो आप बोलोगे अरे ये तो सर ने बताया ही नहीं। है ना, कि सर ने तो पता नहीं क्या बताया था, यहाँ तो कुछ और एक्सपेंशन और कंप्रेशन लिखा हुआ है, इसके बारे में तो डिस्कशन भी नहीं हुआ। तो कंप्रेशन मतलब पॉजिटिव वर्क डन, और एक्सपेंशन मतलब नेगेटिव। एक्सपेंशन मतलब हम पे हो रहा है, वो हमारे ऊपर काम कर रहा है, नेगेटिव। क्लियर है यहां तक? जल्दी बताइए। यस सर। तो हमने दो चीजें सीखी। पहली बात, पॉजिटिव नेगेटिव साइन कब होगा? जब हम काम कर रहे हैं तो पॉजिटिव, हमारे ऊपर काम हो रहा है तो नेगेटिव। दूसरा हमने क्या सीखा? अगर बहुत छोटा चेंज है तो वो होता है रिवर्सिबल, अगर बड़ा चेंज है, मेजरेबल है, तो इरिवर्सिबल। छोटा चेंज के लिए मैथ में साइन, मैथमेटिकल साइन हमें कैसे पता लगेगा बहुत छोटा चेंज है? वो वेरी 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 संभाल नहीं लिखेगा कभी भी, वो डी लगा देगा, डिफरेंशिएट कर देगा, तो छोटा चेंज है। छोटा चेंज मतलब रिवर्सिबल की बात कर रहा है। रिवर्सिबल प्रोसेस कंप्रेशन का भी हो सकता है, एक्सपेंशन का भी हो सकता है। तो देखो, 2 वर्ड से 4 वर्ड बन गए, 4 वर्ड से 4 तरह की चीजें, मतलब कॉम्बिनेशन बन गए। रिवर्सिबल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल कंप्रेशन, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, इरिवर्सिबल कंप्रेशन। अब आंसर निकाल सकते हो? देखो अब मैं सिंपल बताता हूं। रिवर्सिबल डी लगा दिया, रिवर्सिबल डी वर्क लगा दिया, रिवर्सिबल हो गया। एक्सपेंशन का मतलब पिस्टन ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे ऊपर काम हो रहा है, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब एक्सपेंशन, एक्सपेंड कर रहा है, वर्क डन नेगेटिव हो गया। डी डब्ल्यू पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब कंप्रेशन हो रहा है। समझ में आ गया बेटा? ये दो चीजें क्या है? वर्क ऑफ एक्सपेंशन, वर्क ऑफ कंप्रेशन। ठीक है, और ये भी दोनों क्या है? दोनों रिवर्सिबल है। क्यों? क्योंकि यहां पर डी लगा हुआ है, तो ये रिवर्सिबल है। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको कि ये रिवर्सिबल है, डी लगा होगा। अगर डी की जगह डेल्टा लगा दूं तो आ जाएगा, यहां आ जाएगा इरिवर्सिबल। ठीक है, अब इरिवर्सिबल भी कंप्रेशन हो रहा है या एक्सपेंशन हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है तो नेगेटिव, कंप्रेशन हो रहा है तो पॉजिटिव। ये चारों टर्म सबको क्लियर हुई कि नहीं? यस और नॉट प्लीज टेल मी गाइस ऑन द चैट बॉक्स, जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। यस। क्लियर है? ठीक है, आसान ही है, मुश्किल नहीं है, बस कंफ्यूज मत होना। बुक्स में ऐसा लिखा होता है, कंप्रेशन वर्क ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक फलाना ढिमकड़ा, पता नहीं क्या क्या लिखा होता है, लेकिन ये है मेन चीज, कहानी। ठीक है, इसके बाद आप आगे समझ सकते हैं, एडियाबैटिक जब आएगा तब उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो अब मैं जरा इसको, इस हिस्से को तो कर रहा हूँ खत्म, क्योंकि ये अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा, है ना। अब बात करते हैं, अब हम जरा इसके डेरिवेशन की बात करते हैं। तो ये क्या कह रहा है? ये जो इतना सा गया ना, ये डिस्टेंस है dx। dx क्या है? यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। ठीक है, जो पिस्टन ने, यहां तक का डिस्टेंस जो पिस्टन ने कवर किया, ठीक है, ये डिस्टेंस है dx। ठीक है, पिस्टन ऊपर गया, ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है भाई? एक्सपेंशन हो रहा है। तो यहां मैं लिख रहा हूं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन हो रहा है तो क्या होगा? वर्क क्या होगा? नेगेटिव वर्क। समझ में आ रहा है? नेगेटिव वर्क। एक मिनट रुकिए, इसको सही जगह पर लिखते हैं। एक्सपेंशन है तो नेगेटिव वर्क है।
क्लियर है ना, ये चीज अब समझ में आ गई होगी आपको। एक्सपेंशन है तो नेगेटिव वर्क होगा, पता है, काम हमारे ऊपर हो रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन का मतलब ये है, ठीक है। और dx थोड़ा सा ऊपर गया है तो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब एक्सपेंशन है, यहां से मैंने आइडिया लगाया। अब देखिए जरा, तो dx सेंटीमीटर एक्सपेंड करती है गैस, डिस्टेंस थ्रू विच द गैस dx सेंटीमीटर एक्सपेंड करती है, ठीक है। ऊपर से जो प्रेशर पड़ रहा है वो एक्सटेंशन, वो पर प्रेशर है, तो वर्क देखिए इसने क्या लिखा, वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये सबको पता है, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। अब वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये सही है। अब फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। बट इन्होंने एक और वर्क बताया है, एक और वर्क कौन सा है, तो ये बोल रहे हैं वर्क जो है वो ये होता है, देखो, फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोड्यूस बाय, सॉरी वर्क नहीं, फोर्स। तो फोर्स हमें पता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन है, ये भी पता है। लेकिन ये कह रहा है फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड एरिया। तो फोर्स को मैं प्रेशर और एरिया मान लेता हूं, इसकी सही बात मान लेते हैं, प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है। अब मुझे पता है फोर्स, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ये बात सबको पता है, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है, और मल्टीप्लाई में एरिया लगा हुआ है, तो क्या होगा, एरिया से एरिया कैंसिल, मतलब फोर्स इक्वल फोर्स। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं ना कि यहां पर मैं बता सकता हूं कि फोर्स इंटू, अब ये चीज ध्यान रखना, यहां पर मैं बता सकता हूं कि फोर्स इंटू, सॉरी, फोर्स जो है वो प्रेशर इंटू एरिया है। क्लियर है, ये बात सबको क्लियर होगी, फोर्स प्रेशर इंटू एरिया भी होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन भी होती है, प्रेशर इंटू एरिया भी होती है। यस और नॉट, प्लीज टेल मी गाइस, ये मैं कह सकता हूँ ना। Yes, sir. ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। अब देखिए जरा, तो यहाँ वर्क डन हमें पता है, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स की जगह पर मैं भर सकता हूँ वर्क इक्वल, फोर्स की जगह पर मैं भर सकता हूँ प्रेशर, प्रेशर एक्सटर्नल वाला है, ठीक है, ये इसने यहाँ लिख रखा है, और इनटू डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर इनटू सॉरी एरिया, तो सबसे पहले एरिया, एरिया के लिए इसने ए लिखा है, बड़े वाला ए, तो ये एरिया है, ये हो गया आपका फोर्स, ठीक है, जो इन्होंने दिखा रखा है। और मल्टीप्लाई के अंदर इन्होंने लिख रखा है dx, तो dx क्या था, डिस्टेंस था, dx, तो ये क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है ना, ये डिस्टेंस है। तो मुझे पता है कि मैं वर्क डन को प्रेशर इंटू एरिया, फोर्स को प्रेशर इंटू एरिया लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई में डिस्टेंस कर दिया, क्योंकि वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्लियर है ना, सबके आगे इन्होंने डी लगा रखा है, डी मतलब छोटा सा वर्क डन है, छोटा सा, तो इसका मतलब ये रिवर्सिबल वर्क की बात कर रहा है, छोटा वर्क रिवर्सिबल, बड़ा वर्क, चेंज इन वर्क जो बड़ा आएगा वो इरिवर्सिबल, ये तो कंफर्म्ड है ना, ये वाली चीजें कंफर्म रहनी चाहिए, छोटा लगा रहा तो रिवर्सिबल, बड़ा लगा रहा तो इरिवर्सिबल, ठीक है। पिस्टन ऊपर जा रहा है, मेरे ऊपर काम हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, मैं पिस्टन दबा रहा हूं, पॉजिटिव, क्योंकि मैंने काम किया, मैंने एनर्जी डोनेट की, समझ गए, ये चीजें तो कंफर्म रहनी चाहिए। और ऊपर जा रहा है इसका मतलब एक्सपेंड हो रहा है, नीचे आ रहा है मतलब कंप्रेस हो रहा है, तो एक्सपेंशन का वर्क नेगेटिव होता है, मैंने लिखा भी वहां पे एक्सपेंशन वर्क नेगेटिव है, ठीक है। तो ये सारी चीजें टर्म्स कंडीशंस जो है वो वेरीफाई आपको होनी चाहिए। तो ये समझ में आ गया यहां तक ना सबको, आगे बढ़े, यस और नोट, प्लीज टेल मी गाइज। Yes, sir. ये पेज सबको क्लियर है ना, बस मैंने एक देखो, इन्होंने लिखे तो सिर्फ दो ही फॉर्मूले, एक ये है और एक ये है, ठीक है, दो ही फॉर्मूले, मैंने इस नीचे वाले फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पर इसका डिटेलिंग भी दी है कि फोर्स ये भी होती है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए क्या करें, तो अब क्योंकि क्या हो रहा है, पिस्टन कहाँ जा रहा है भाई, ये देखो पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वर्क डन क्या होना चाहिए, नेगेटिव, इसका मतलब डिस्टेंस नेगेटिव है, तो यहाँ इसने वर्क डन को नेगेटिव बनाने के लिए क्या किया कि अपनी तरफ से डिस्टेंस को नेगेटिव बना दिया, देखो dx को नेगेटिव बना दिया, बाकी सब कुछ सेम है, कोई फर्क नहीं है, p एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्रेशर मल्टीप्लाई में एरिया मल्टीप्लाई में डिस्टेंस, यही था पीछे वाला फॉर्मूला, क्लियर है सभी को, है ना, ठीक है बेटा, सभी को क्लियर है ना। हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अब देखो, अब आगे क्या दे रखा है, W इक्वल, बाहर माइनस लगा लिया तो बाकी सब सेम है, वो माइनस को बाहर ले आया dx से, ठीक है। अब देखो जरा, एरिया मल्टीप्लाई, एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, आप लोगों ने फॉर्मूला कर रखा है, इक्वल होता है वॉल्यूम, होता है कि नहीं होता, ठीक यस है सर। है ना। तो
यानी यहां पर भी तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, एरिया इंटू डिस्टेंस वॉल्यूम होता है। तो मैंने क्या किया, एरिया और डिस्टेंस की मल्टीप्लाई कर दी और उसकी जगह पर वॉल्यूम लिख दिया। तो नेक्स्ट इसकी जगह पर ये वॉल्यूम लिखा है, तो नीचे अब मैं क्या कर सकता हूँ, पी एक्सटर्नल माइनस का था और मल्टीप्लाई में वॉल्यूम लिख दिया, डीवी, चेंज इन वॉल्यूम। क्लियर है? तो सीधा सीधा वर्क डन आ गया, डी डब्ल्यू आ गया, नेगेटिव पी एक्सटर्नल, पी एक्सटर्नल को अकेला पी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इक्वल होगा पी मल्टीप्लाई में डीवी, पी डीवी, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दें तो इंटीग्रेशन से ये इंटीग्रेशन का साइन लग गया, और इंटीग्रेशन करने के बाद अब ये ध्यान रखना, मैं ऊपर वाले को तो यहां से रब कर देता हूं, इसका कोई ज्यादा मीनिंग नहीं, वो सेम ही चीज लिखी है मैंने, ठीक है। तो यहां मल्टीप्लाई करने के बाद मैं लिख सकता हूं इसको चेंज इन वर्क या फिर वर्क डन, जो भी किया, चेंज की जरूरत नहीं है वर्क के लिए, नेगेटिव पी डेल्टा वी। अब पी डेल्टा वी लिख दिया और वो भी नेगेटिव लिख दिया, तो इसका मतलब ये क्या है, ये इरिवर्सिबल है। ये समझ में आ गया, इरिवर्सिबल है। और ये क्या है, ये वाला वर्क डन क्या है, ये रिवर्सिबल है। मुझे अब आप लोग आंसर बताओ, ये रिवर्सिबल क्यों है और नीचे वाला इरिवर्सिबल क्यों है, ये अब आप लोग बताओ। बस डेरिवेशन हमारी खत्म होगी, दैट्स इट। नीचे वही पॉजिटिव नेगेटिव साइन के बारे में बता रखा है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये मत पढ़ना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। जब हम काम करेंगे पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, जब हम हमारे ऊपर काम होगा हमें कुछ मिल रहा है वो नेगेटिव होगा, बस इतना याद रखना है। अब मेरे को बताओ भाई, कौन बताएगा रिवर्सिबल क्यों लिखा मैंने, इरिवर्सिबल क्यों लिखा, और फिर लेक्चर खत्म करते हैं बेटा, बस जल्दी बताइए, जस्ट टेल मी गाइस। किसी को नहीं आता क्या? आसान सा है बेटा। मेरे को सर वो वॉल्यूम है ना, जो छोटा वॉल्यूम है ना, डी लगाया तो डेल्टा भी हो गया, तो बड़ा वॉल्यूम हो गया, इसलिए वो इरिवर्सिबल हो गया। दैट इज द राइट आंसर। आशुतोष ने भी सही लिखा है, ठीक है। जब भी छोटा, बहुत छोटा चेंज होगा, बहुत ही छोटा, कितना छोटा होता है ये, बहुत छोटा, डी कितना होता है, अनमेजरेबल, मेजर नहीं हो सकता, इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत ही छोटा, तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल। और बड़ा जब होता है, बड़ा चेंज होता है, ठीक है, उसके लिए लगाते हैं डेल्टा, डेल्टा मतलब ट्रायंगल वाला साइन, तो वो होता है इरिवर्सिबल। डेल्टा की जगह कई बार ना वो एक और डेल्टा लगता है, वो एस जैसा सा होता है ना, रोमन लेटर है, वो भी इरिवर्सिबल ही होता है, ठीक है। वो सारे इरिवर्सिबल होंगे, अगर डी नहीं लगा हुआ तो सारे इरिवर्सिबल है, ठीक है। डी का मतलब चेंज ही है, छोटा चेंज है, बस डिफरेंशिएशन। क्लियर है सभी को? ये थी डेरिवेशन, छोटी सी डेरिवेशन थी, कुछ नहीं करना था। डब्ल्यू इक्वल लिखना है प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस, तो प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस हो गया वॉल्यूम। एरिया कौन सा, अब ये भी याद रख लेना, एरिया कौन सा है, ये एरिया, हम एरिया एरिया करी जा रहे हैं, एरिया है इस क्या बोलते हैं इसको, ये पिस्टन का एरिया, ये पिस्टन का ऊपर वाला ये वाले एरिया की बात कर रहा है। ऐसे दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये पिस्टन का एरिया, ये जो ऊपर गोल एरिया होगा, चौरस पिस्टन हुआ तो चौरस एरिया हो जाएगा, ये वाला एरिया मल्टीप्लाई में डिस्टेंस जो उसने कवर किया, तो वॉल्यूम बन जाएगा ना। पिस्टन का एरिया और पिस्टन ऊपर जा रहा है तो टोटल वॉल्यूम, यानी कि हम किस वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, हम इसको, इस टोटल को, ये वाले टोटल को, ठीक है, जिसको मैंने मार्क किया है, ये वाले टोटल को मैं बोल रहा हूं ये डीवी है, चेंज इन वॉल्यूम है। तो ये आपको दिख भी रहा होगा कि वॉल्यूम चेंज हो गया है ना, तो ये है डीवी। क्लियर है? हम इसकी बात कर रहे हैं। तो एरिया को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम और प्रेशर दोनों की मल्टीपल क्या होती है, वर्क डन होता है। तो यहाँ हमने वॉल्यूम प्रेशर का वर्क डन निकाल लिया, ठीक है। तो ये वर्क डन ऐसे निकलेगा। तो नेक्स्ट इसके अंदर प्रेशर इनटू वॉल्यूम ये ऐसे है। तो ऊपर या नीचे, ऊपर से कितना प्रेशर पड़ रहा है या नीचे से कितना प्रेशर पड़ा, दैट इज कंप्रेशन का वर्क डन है या एक्सपेंशन का वर्क डन है, ठीक है। एक्सपेंशन का होगा तो नेगेटिव होगा, कंप्रेशन का होगा तो पॉजिटिव होगा, है ना। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कैसे पता लगेगा, डी लगा दो, रिवर्सिबल है, डी नहीं लगा हुआ इरिवर्सिबल है, बस। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। किसी को कोई डाउट है तो आप लोग डाउट पूछ सकते हो, मैं अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद में हम डाउट पूछते हैं। ओके गाइज।